नमस्कार, मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य ईएफएम राजकीय महाविद्यालय बारां। आज हम पढ़ेंगे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है। इस बैंक की स्थापना का उद्देश्य से एक अधिनियम पारित किया गया जिसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है और इस बैंक की स्थापना के उद्देश्य से एक अधिनियम पारित किया गया जिसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम को 6 मार्च 1934 को लागू किया गया और रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1935 से कार्य प्रारंभ करना शुरू कर दिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम निम्न अध्याय में बटा हुआ है। सबसे पहला है उसमें प्राथमिक, दूसरा है समामेलन, पूंजी प्रबंध तथा व्यवसाय, तीसरा केंद्रीय बैंक के कार्य, साख सूचनाओं का संग्रहण करना एवं प्रदान करना, निक्षेप प्राप्त करने वाली गैर बैंकिंग संस्थाओं वित्तीय संस्थाओं के प्रावधान, सामान्य प्रावधान और दंड। साथ ही इसकी अनुसूचियाँ भी हैं। इसकी 2 अनुसूचियाँ। प्रथम अनुसूची में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यक्षेत्र पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का निर्धारण करते हैं। द्वितीय अनुसूची में बैंकों के नाम अंकित किए जाते हैं। अनुसूची बैंकों की संख्या बदलती रहती है क्योंकि रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित कई शर्तों के पूरा नहीं करने पर कई बैंकों के नाम इस सूची में से निकाल दिए जाते हैं अथवा कई नए बैंकों के नाम जोड़ दिए जाते हैं अथवा राष्ट्रीय बैंकों के नाम भी हटा दिए जाते हैं। नियमन यानी रेगुलेशन। केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक भारतीय बैंकिंग प्रणाली की नियमन और नियंत्रण अधिनियम की धारा 17, 18, 42, 49A, 49B, 49C, 49D, 49E व 58B की धाराएं उल्लेखनीय हैं। कार्यक्षेत्र 1956 में जम्मू कश्मीर में यह अधिनियम लागू होने के पश्चात अब यह अधिनियम संपूर्ण देश में लागू है। संशोधन समय समय पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम में संशोधन भी किए जा चुके हैं, जैसे 1956, 1962 और 1965 व 1974 में उल्लेखनीय संशोधन किए गए। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या हैं, अब हम इनके बारे में देखेंगे। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न हैं। देखिए, पहला, पुनर्कटौती ऋण तथा अग्रिम विपत्रों की पुनर्कटौती। अधिनियम की धारा 17(2) के अनुसार रिजर्व बैंक व्यापारिक विपत्रों एवं प्रतिज्ञा पत्रों की पुनर्कटौती कर सकता है पर क्रय कर सकता है। वाणिज्यिक विनिमय पत्र व प्रतिज्ञा पत्र। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17(2)(9) के अंतर्गत रिजर्व बैंक भारत में लिखे हुए वह भारत में देय व्यापारिक विपत्रों एवं प्रतिज्ञा पत्रों की पुनर्कटौती कर सकता है। दूसरा, कृषि कार्यों हेतु लिखे गए बिलों की पुनर्कटौती। रिजर्व बैंक द्वारा भारत में लिखे गए कृषि कार्यों हेतु प्रयोग किए गए विपत्रों की पुनर्कटौती अथवा खरीद की जा सकती है। कुटीर एवं लघु उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लिखे गए बिल। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 17(2) के अनुसार रिजर्व बैंक अपने द्वारा अनुमोदित लघु एवं कुटीर उद्योगों के उत्पादन व विपणन क्रियाकलापों की वित्तीय सहायता हेतु ऐसे विपत्रों प्रतिज्ञा पत्रों की पुनर्कटौती या खरीद कर सकता है जो भारत में देय हो तथा भारत में लिखे गए हों। ऐसे विपत्र पुनर्कटौती तिथि से ज़्यादा 12 माह में परिपक्व हों। इसमें अनुग्रह दिवस शामिल नहीं हैं, जिन पर 2 या 2 से अधिक अच्छे हस्ताक्षर हों। रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त सहकारी बैंक या राज्य वित्त निगम या अन्य ऐसे वित्तीय संस्थाओं के कम से कम 1 हस्ताक्षर होने चाहिए जो मुख्यतः विपत्रों की कटौती या खरीद का कार्य करती हैं। सरकारी प्रतिभूतियों के लेन देन हेतु लिखे गए बिल। अधिनियम की धारा 17(2)(c) के अनुसार रिजर्व बैंक ऐसे बिल या विपत्रों या प्रतिज्ञा पत्रों की पुनर्कटौती या खरीद कर सकता है जो राजकीय प्रतिभूतियों पर अपना अधिकार बनाए रखने अथवा उन्हें व्यवसाय करने के उद्देश्य से लिखे गए हैं। ऐसे बिल 90 दिन की अवधि में परिपक्व होने चाहिए तथा भारत में लिखे एवं देय हो। विदेशी बिल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम की धारा 17(3)(b) के अनुसार रिजर्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के किसी भी सदस्य राष्ट्र में लिखे गए ऐसे विपत्रों व कोषागार पत्रों की पुनर्कटौती करता है जो भारतीय निर्यात व्यवहारों या अन्य कारणों से लिखे गए हैं। ऋण एवं अग्रिम। रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण या अग्रिम भी प्रदान करता है। ये ऋण एवं अग्रिम प्रतिज्ञा पत्रों और अन्य प्रतिभूतियों के आधार पर दिए जाते हैं धारा 17(4) के अनुसार।
प्रतिज्ञा पत्रों की प्रतिभूति पर निम्न दशाओं में रिजर्व बैंक किसी भी अनुसूचित बैंक अथवा राज्य सहकारी बैंकों को अधिक से अधिक 180 दिनों में परिपक्व होने वाले प्रतिज्ञा पत्रों की प्रतिभूति पर ऋण व अग्रिम निम्न शर्तों के आधार पर कर सकता है। वह ऐसे विपत्रों की धारक हो जो भारत में या भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के किसी सदस्य देश में निर्यात संबंधी लेन देन हेतु लिखे गए हैं। दूसरा, किसी भारतीय निर्यातक अथवा संबंधित व्यक्ति को लदान पूर्व ऋण या अग्रिम स्वीकार किया है। धारा 17(3)(b) के अंतर्गत व्यावसायिक या व्यापारिक लेन देन हेतु या कृषि कार्य या कृषि उपज के विपणन के लिए या घोषणा में लिखित अन्य कृषि क्रियाकलापों हेतु ऋण या अग्रिम स्वीकृत किया जाता है। अन्य संपत्तियों की प्रतिभूति पर रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों को स्वर्ण या रजत या स्वामित्व संबंधी विलेख के आधार पर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटी के आधार पर क्रय अथवा पुनर्कटौती बिल, माल के स्वामित्व संबंधी प्लेग, कृषि कार्य हेतु अल्पकालीन ऋण, निर्यात बिल इत्यादि समितियों के प्रतिभूति पर भी मांग पर देय अथवा अधिक से अधिक 90 दिनों में परिपक्व होने वाले ऋण स्वीकृत कर सकता है। आपातकालीन ऋण रिजर्व बैंक के दृष्टिकोण में यदि भारतीय व्यापार, उद्योग, वाणिज्य अथवा कृषि साख को विनियोजित करना आवश्यक है तो रिजर्व बैंक आपातकालीन ऋण जारी कर सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत जो विनिमय बिल, प्रतिज्ञा पत्र कटौती करने के लिए ग्राह्य नहीं है। दूसरा, 1 लाख रुपए की साम्यता को विदेशी विनिमय का क्रय अथवा विक्रय करना। अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत रिजर्व बैंक उन शर्तों पर ऋण व अग्रिम देगा जिन्हें रिजर्व बैंक उचित समझे तथा जिन संस्थाओं को एक राज्य सहकारी बैंक, दूसरा राज्य सहकारी बैंक की सिफारिश पर ऐसी सहकारी समिति को जो उसी राज्य में हो, तीसरा अन्य कोई व्यक्ति। रिजर्व बैंक के निषिद्ध कार्य अधिनियम धारा की 19 के अंतर्गत रिजर्व बैंक किसी व्यापार में भाग नहीं ले सकता तथा किसी भी वाणिज्यिक, औद्योगिक अथवा अन्य प्रतिष्ठा में प्रत्यक्ष हित नहीं रख सकता। किसी भी अचल संपत्ति अथवा अधिकार प्रपत्रों को के बंधक पर अग्रिम प्रदान करना। तीसरा, वह सामान्य व्यक्ति को ऋण नहीं दे सकता। रिजर्व बैंक किसी भी चालू अथवा अन्य खातों में जमा रकम पर ब्याज नहीं दे सकता। रिजर्व बैंक किसी कंपनी के अंश नहीं खरीद सकता और किसी कंपनी के अंशों की धरोहर पर ऋण नहीं दे सकता। अगला, वह किसी भी स्थायी संपत्ति के बंधक पर या अधिकार पत्रों का जमानत पर ऋण नहीं दे सकता। रिजर्व बैंक दर्शनी बिलों के अतिरिक्त अन्य बिलों को लिखकर या स्वीकार नहीं कर सकता। सरकार के बैंकर या एजेंट या सलाहकार के रूप में कार्य। रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 20 व 22 में यह व्यवस्था की गई है कि रिजर्व बैंक केंद्र तथा राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करेगा। रिजर्व बैंक केंद्र तथा राज्य सरकारों के खाते खोलेगा, उनकी समस्त आय जमा करेगा तथा उनके भुगतान करेगा एवं 3 माह में कोषागार विपत्रों को बेचेगा। धारा 20 के अनुसार यह सरकारी प्रतिनिधि के रूप में केंद्र सरकार हेतु सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था करेगा तथा केंद्र और राज्य सरकारों के लिए किए गए आयातों के भुगतान हेतु विदेशी विनिमय की व्यवस्था करेगा। बैंकिंग अधिनियम की धारा 21A वह बैंकिंग, वित्तीय, आर्थिक आयोजना तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्त विषयों पर सरकार को सलाह देगा। नोट निर्गमन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 की धारा 22 के अंतर्गत रिजर्व बैंक को देश में नोट निर्गमन की धारा 24 में 1968 के पश्चात रिजर्व बैंक 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000 व 10,000 के अभिधानों के नोट निर्गमन कर सकेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिनियम की धारा 28A के अंतर्गत रिजर्व बैंक को विदेशों से चलने वाले बैंक नोटों को एवं विशेषकर 1 रुपया प्रतिदिन के नोटों में निर्गमन का अधिकार है। धरोहर रिजर्व बैंक अधिनियम धारा 33 के अनुसार रिजर्व बैंक जितनी रकम के नोट निकालता है उसके पीछे कुल मिलाकर 200 करोड़ रुपए मूल्य का स्वर्ण तथा विदेशी प्रतिभूतियाँ आवश्यक है। इस राशि में भी कम से कम 115 करोड़ रुपए के मूल्य का स्वर्ण होना आवश्यक है। अनुसूचित बैंकों के दायित्व एवं छूटें रिजर्व बैंक के पास जारी रखे जाने वाली
विधियों को वैधानिक कोष कहा जाता है। प्रत्येक अनुसूचित बैंक को अपनी मांग एवं समय देयताओं के कम से कम 3% के बराबर औसत दैनिक शेष के रूप में रिजर्व बैंक के पास बनाए रखेगा। रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 42 के अंतर्गत भाग व काल देयताओं के प्रतिशत की गणना करते समय प्रदत्त पूंजी, सुरक्षित कोष, बैंक के लाभ हानि व खाते का जमा शेष। चौथा, रिजर्व बैंक या औद्योगिक विकास बैंक या कृषि पुनर्वित्त निगम या स्टेट बैंक या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित बैंक से लिए गए ऋणों की राशि को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संशोधन 194 के अनुसार देयताओं की परिभाषा में परिवर्तन कर दिया गया। इसके अनुसार किसी बैंक के कुल दायित्वों में से निम्न संस्थाओं के कुल दायित्वों को घटा दिया जाएगा और प्राप्त शेष रकम की कुल देयताएं में गिनी जाएगी। भारतीय स्टेट बैंक या उसके सहायक बैंक या कोई राष्ट्रीयकृत बैंक या कोई बैंकिंग कंपनी व सहकारी बैंक अथवा केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य वित्तीय संस्था। अतिरिक्त नकद कोष निधि, एडिशनल कैश रिजर्व फंड। अतिरिक्त आरक्षित कोष प्रत्येक अनुसूचित बैंक को दैनिक जमा बाकी के आधार पर रिजर्व बैंक के पास रखने के निर्देश देने या रिजर्व बैंक को अधिकार प्राप्त है कि यह निधि उक्त आरक्षित निधि के अतिरिक्त होती है। अतिरिक्त आरक्षित निधि का निर्धारण काल एवं मांग देयताओं के उस आधिक्य पर मांगी जाती है जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की गई तथा बाद में उत्पन्न होता है। 14 जनवरी 1977 को आधिक्य देयताओं पर 10% की दर से अतिरिक्त नकद आरक्षित निधि रखनी होती है। यदि रिजर्व बैंक चाहे तो वैधानिक न्यूनतम राशि के जो 3% से हैं अधिक नकद आरक्षित निधि एवं अतिरिक्त नकद आरक्षित निधि की राशि की पर अधिनियम की धारा 42(3) के अनुसार अंतर्गत ब्याज देने की व्यवस्था कर सकता है। 14 जनवरी 1977 से रिजर्व बैंक द्वारा 6% ब्याज दिया जाता था, किंतु 1 जनवरी 1978 में यह ब्याज दर 6.5% कर दी गई। स्वतः यदि कोई बैंक अधिक राशि कोष में रखता है तो रिजर्व बैंक कोई ब्याज नहीं देगा। रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 42(3) के अंतर्गत यदि वैधानिक कोष में कमी आ जाए तो विभिन्न प्रकार के दंड की व्यवस्था भी की गई है। रिजर्व बैंक को विवरणी भेजना, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ टू रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 42(2) के अंतर्गत प्रत्येक अनुसूचित बैंक को अपने 2 अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित विवरणी, जिसमें प्रत्येक शुक्रवार के अंत में बैंक के दायित्वों की स्थिति दर्शाई गई है, रिजर्व बैंक के पास प्रस्तुत करनी होती है। छूटें अथवा सुविधाएं। अनुसूचित बैंकों द्वारा दायित्वों की पालना करने पर रिजर्व बैंक कुछ सुविधाएं देता है। ये निम्नलिखित है। रिजर्व बैंक द्वारा की गई जमा व्यवस्था में अंतः बैंक निपटारे आसानी से व शीघ्रता से हो जाते हैं। रिजर्व बैंक के निरंतर निरीक्षण में रहने एवं उसके द्वारा दिए गए निर्देशों की सलाह में रहने के कारण जनता का बैंक पर विश्वास बढ़ जाता है। रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 17(2) व 3 के अंतर्गत प्रत्येक अनुसूचित बैंक द्वारा कटौती किए गए बिलों को रिजर्व बैंक क्रय कर सकता है या बैंक दर पर पुनर्कटौती कर सकता है। बैंक के तथ्यों का प्रकाशन। रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 43 के अंतर्गत रिजर्व बैंक द्वारा देश के सभी बैंकों के जमाओं, दायित्वों आदि के सामूहिक अंक प्रति सप्ताह प्रकाशित करना अनिवार्य है। प्रति सप्ताह प्रकाशित करना अनिवार्य है। साख सूचना। रिजर्व बैंक किसी भी बैंक के विभिन्न व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को दिए गए उधार की रकम संबंधी सूचना की मांग कर सकता है। अधिनियम की धारा 45(a) व 45(j) तक में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। साख सूचना सेवा का उद्देश्य बैंक द्वारा एक ही व्यक्ति अथवा संस्था को ऋण देने पर रोक लगाने से है। गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा जमाएं प्राप्त करने का नियमन। रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45(h) से 45(m) तक में
की गई व्यवस्थाओं के अनुसार रिजर्व बैंक गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा प्राप्त जमाओं का नियमन कर सकता है। रिजर्व बैंक किसी भी गैर बैंकिंग कंपनी की निम्न कार्यवाही पर रोक लगा सकता है। जमाएं प्राप्त करने पर कुछ शर्तें लगा सकता है। जमाएं प्राप्त करने संबंधी निर्देश दे सकता है। जमाएं प्राप्त करने हेतु विज्ञापन का प्रविवरण जारी करने की मनाही कर सकता है। प्राप्त जमाओं संबंधी सूचनाओं की मांग कर सकता है। कृषि वित्त अगला बिंदु। रिजर्व बैंक कृषि वित्त की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कृषि साख विभाग की स्थापना करेगा, जिसके निम्न कार्य होंगे। रिजर्व बैंक कृषि वित्त की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कृषि साख विभाग की स्थापना करेगा, जिसके कार्य निम्न होंगे। पहला कार्य इसमें होगा, अधिनियम की धारा 54 के अंतर्गत यह विभाग रिजर्व बैंक एवं प्रांतीय सहकारी बैंक तथा अन्य संस्थाओं के कृषि साख पूर्ति के प्रयत्नों में समन्वय स्थापित करेगा। दूसरा, यह विभाग कृषि विशेषज्ञों का स्टाफ रखेगा, जिसका कार्य कृषि साख संबंधी समस्याओं का अध्ययन करना तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों, प्रांतीय सहकारी बैंकों व अन्य बैंकिंग संस्थाओं को सलाह देना भी होगा। दंड व्यवस्था पेनल्टी। रिजर्व बैंक अधिनियम 1974 में किए गए संशोधनों के अनुसार दंड के बारे में निम्नलिखित धाराएं भी प्रस्तुत की गई हैं, जिनमें है सूचना प्रस्तुत करने में विलंब होने या कोई प्रपत्र या विवरण प्रस्तुत करने में भूल होने पर रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्येक अपराध के लिए 2000 रुपये तक आर्थिक दंड दिया जा सकता है तथा अपराध जारी रहने पर प्रतिदिन 100 रुपये के हिसाब से दंड दिया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति साख संबंधी ऐसी सूचना प्रकट करता है जिस पर प्रतिबंध है, तो रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 1934 की धारा 38 के अनुसार उस पर 1000 रुपये तक की आर्थिक दंड अथवा 6 माह का कारावास या दोनों दंड दे सकता है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर घोषणा पत्र में विवरण या आवेदन पत्र में प्रविवरण की गलत सूचना देता है, तो ऐसा व्यक्ति 3 वर्ष के कारावास का दंड भुगतेगा तथा उसे आर्थिक दंड भी दिया जाएगा। कंपनियों द्वारा हुआ अपराध। यदि रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 58C के अंतर्गत वर्जित अपराध किसी कंपनी ने किया है, तो संबंधित व्यक्ति दंड का भागी होगा। स्टेट बैंक का प्रतिनिधित्व। रिजर्व बैंक की अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत जिन स्थानों पर रिजर्व बैंक का कार्यालय या शाखा नहीं है, वहां पर रिजर्व बैंक स्टेट बैंक समूह की शाखा को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है। बैंक दर। रिजर्व बैंक की धारा 49 के अंतर्गत ये व्यवस्था है कि रिजर्व बैंक समय समय पर बैंक दर की घोषणा करेगा, जिस दर पर वह विनिमय बिलों तथा अन्य व्यापारिक विपत्रों की पुनर्कटौती करेगा अथवा उन्हें खरीदेगा। अंकेक्षण यानी ऑडिट। रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 50 से 52 तक रिजर्व बैंक के खातों के अंकेक्षण की व्यवस्था की गई है। भारत सरकार कम से कम 2 अंकेक्षकों की नियुक्ति कर सकती है, जो अंकेक्षक प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार रिजर्व बैंक ने सन 1935 में अपना कार्य प्रारंभ किया तथा रिजर्व बैंक इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर केंद्रीय बैंकिंग कार्य संपन्न कर रहा है। धन्यवाद।